हैं लैंड रेवेन्यू तो हो गया, तो अब हम लोग इसके कुछ इकोनॉमी एंड अदर वर्क्स, इकोनॉमी से रिलेटेड और कुछ अलग जो काम किया अलग से वो देखेंगे। तो लिखिएगा, इसने बहुत अच्छे काम किए इकोनॉमी में भी लिखिएगा, शेरशाह इंट्रोड्यूस्ड न्यू कॉपर कॉइन called डैम। न्यू कॉपर कॉइन जो इसने इशू किया उसको क्या कहा गया? दाम। क्या कहा गया? दाम। अब इस दाम के बारे में लिख लीजिएगा, these coins were in circulation till 1838 CE। सोचिए 1835 यानी कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद तक 1555 में 1540 में ये नया सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस करता है जिसको दाम कहा गया, और वो 1835 तक चलता रहा। इसके जाने के बाद मुगल अंपायर का आना, अकबर जैसे शख्सियत का, और उसके बाद भी वो सारे कॉइन्स चल रहे थे। और 1835 आते मतलब 1764 में तो बक्सर के युद्ध के बाद तो देखा जाए तो ब्रिटिशर्स का एक तरह से इंडिया पर पूरा राज हो चुका था, पूरा बंगाल वगैरह जीत चुके थे, एक तरह से वो अनडिफीटेड बन चुके थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बहुत लंबे समय तक इसके ये कॉइन चले। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट रूलर to introduce सिल्वर रुपया यानी कि 1 रुपया इज इक्वल टू 64 दाम्स। एंड अच्छा यहाँ और लिख लीजिएगा एक पॉइंट और इसके फेस के, एंड गोल्ड कॉइन्स, और गोल्ड कॉइन्स को एंड गोल्ड कॉइन्स, और गोल्ड कॉइन्स को क्या कहा गया? अशरफ या मोहर। क्या कहा गया? मोहर। तो अब थोड़ा सा इसको समझिए कि इसके टाइम पर क्या 3 तरह के सिक्के थे। शेरशाह सूरी के टाइम पर 3 तरह के सिक्के थे। पहला सिक्का तो ऐसे लिखिएगा, कॉइन्स एंड नेम, या ऐसे लिखिए कॉइन्स मटेरियल। क्या? कॉइन्स मटेरियल। तो अगर वो किसका बना हुआ है? कॉपर का। अगर कॉपर का कॉइन, यूं समझिए कि आप शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में हो और आपको के सामने एक कॉपर का कॉइन पड़ा हुआ है, या आपके हाथ में एक कॉपर का कॉइन है, इसका मतलब है कि वो क्या है? आपके पास एक दाम है। क्या है? जैसे अभी अगर आपके पास 1 रुपए का सिक्का, एक लोहे का सिक्का अगर आपके पास है कॉइन, तो आप क्या कहोगे? 1 रुपए है।
अगर वही थोड़ा सा ब्रॉन्ज वाला गोल सा आ गया तो आप क्या कहोगे, 5 रुपये है। और उससे बड़ा साइज वो लोहा और ब्रॉन्ज मिक्स करके आ गया तो आप क्या कहोगे, 10 रुपये है। तो जैसे जैसे रुपए की वैल्यू बदल रही है वैसे वैसे क्या हो रही है, मटेरियल भी बदलता जा रहा है, मटेरियल की क्वांटिटी भी बदलती जा रही है। 1 रुपए का सिक्का क्या उतना भारी होता है जितना 5 का सिक्का होता है? दोनों के वजन में अंतर होता है, दोनों के मटेरियल में अंतर होता है। और मैंने इकोनॉमी में आपको बताया है कि सिक्का जो होता है उसमें जो मटेरियल यूज होता है वाकई में इंटरनेशनल मार्केट में उसकी उतनी वैल्यू होती है। नोट जो होता है वो टोकन करेंसी है, उसके बदले उतना सोना रिजर्व बैंक में है। लेकिन अगर सिक्का है तो सिक्के के लिए सोना रखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिक्का में उतना मटेरियल आपको दिया गया है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी उसी एलिमेंट के मटेरियल की वैल्यू पर ही चल रही है। तो यहाँ पर कॉपर, अगर एक कॉपर का सिक्का उस वक्त आपके पास है, इसका मतलब है आपके पास एक दाम है। अगर आपके पास एक सिल्वर यानी चांदी का सिक्का अगर आपके पास है तो आप क्या कहोगे, आपके पास 1 रुपया है। आपके पास क्या है, 1 रुपया, यानी एक चांदी का सिक्का 1 रुपया। आज एक चांदी का सिक्का खरीदने जाओ तो शायद हजारों रुपए पड़ जाते हैं, उस वक्त एक चांदी का सिक्का 1 रुपया, यानी कि कितनी मजबूत इकोनॉमी रही होगी। और अगर आपके पास सोने का कॉइन आ गया, क्या आ गया, सोने का कॉइन आ गया, तो आप क्या कहोगे कि मेरे पास एक अशरफ है। क्या है, एक अशरफ या एक मोहर है। तो ज़्यादातर जो उस वक्त था ये और ये ज़्यादा प्रचलित था, सोना थोड़ा कम था। तो अगर किसी को आपने 10 सोने के सिक्के दिए, इसका मतलब आपने उसको 10 अशरफी दे दिया, 10 मोहर दे दिया। इसको अशरफ जो लिखा है इसको आई कर दीजिए, अशरफी हो, अशरफी भी बोलते हैं अशरफ भी बोलते हैं, तो अशरफी ही बोल दीजिए, अशरफी ज़्यादा सूट कर जाता है। तो ये था हमारे शेरशाह सूरी के टाइम, मतलब शेरशाह सूरी के टाइम पर किया गया। अब बात ये आती है कि भाई ये जो सिल्वर का ये जो रुपया है तो इसका कुछ मेजरमेंट होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई कितना का भी कोई 1 किलो का सिल्वर का सिक्का बना कर कहेगा देखो 1 रुपया है, कोई 5 ग्राम का सिल्वर का सिक्का बना कर 1 रुपया, ऐसा तो था नहीं। क्योंकि क्वाइनेज सिस्टम जो ये है, क्वाइन सिस्टम तो बहुत पहले से डेवलप होते आ रहा था। तो हमने ये पाया कि क्वाइंस बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया गया, उस मटेरियल के वेट को फिक्स किया गया कि इतना 1 रुपया बनाने में इतना ग्राम सिल्वर लगेगा। क्या, 1 रुपया बनाने में इतना ग्राम सिल्वर लगेगा, ठीक है। तो ये कहा गया कि 178 ग्राम, अगर 178 ग्राम का सिल्वर को लीजिए, उसको क्वाइन में का शेप दे दीजिए तो वो 1 रुपया हुआ। यानी सोचिए लगभग 200 ग्राम सिल्वर, आज के डेट में 200 ग्राम सिल्वर खरीदने जाओ तो हालत खराब हो जाती है, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, 178 ग्राम का सिल्वर का कॉइन अगर आपके हाथ में है, इसका मतलब है कि आपके पास 1 रुपया है। काश 1-2 सिल्वर के कॉइन 10-15 मिल जाते शेरशाह सूरी के टाइम के, तो बल्ले हो जाती। 100-200 100 ग्राम 10 मिल जाए तो 1 किलो के ऊपर हो जाए सिल्वर, ठीक है। इसी तरह से गोल्ड कॉइन बनाने के लिए भी एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया। तो गोल्ड कॉइन बनाने क्या स्टैंडर्ड फिक्स किया गया, 169 हाँ 169, ठीक है। तो ये हो गया गोल्ड कॉइन, सॉरी यहाँ ग्राम्स नहीं, ये ग्रेन्स होगा, 178 ग्रेन्स, यहाँ ग्रेन्स कह दिया। ग्रेन्स का मतलब जैसे जो चावल के टुकड़े लिए थे, 178 चावल के टुकड़े रख के
उतने बराबर आप सिल्वर रख दो, ये भी ग्रेन्स होगा, मैं ग्राम्स कह गया, ग्रेन्स ग्रेन्स। मतलब 178 चावल के टुकड़ों के बराबर जितना वेट हुआ उतना सिल्वर का एक आप वो बना दो, सिक्का बना दो। तो इस तरह से आपने क्या बना दिया, फिक्स कर दिया सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, तो ये इसका क्वाइनेस का सिस्टम हो गया। दाम का कोई बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं था, क्योंकि कॉपर था, कॉपर की वैल्यू कोई खास नहीं उस वक्त थी। ठीक है ना, खास करके मोहम्मद बिन तुगलक की तरह इसने कोई एक्सपेरिमेंट वैसा नहीं किया, इसने प्रैक्टिकल काम किया। तो इस तरह से इसका सिल्वर और कॉपर का हो गया। ठीक है, तो रुपया जो आज हम मॉडर्न रुपया देखते हैं वो यहीं से आया हुआ है, इसी का मॉडर्न फॉर्म आज रुपया के रूप में हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग किस साइन से लिखते हैं, ये वाला साइन देते हैं ना आर, तो ये साइन आज हम लोग के रुपए का साइन है। जैसे डॉलर का क्या साइन होता है, ये साइन होता है, या पाउंड का या एन का कुछ ऐसे होता है। तो हर करेंसी, देश की करेंसी का अपना कुछ साइन है। हम लोग के पास नहीं था तो हम लोग आरएस लिखा करते थे। बाद में फिर शायद 2004 या 5 में हमने रुपए का क्या किया, ऑथराइज साइन ये बनाया, और आज देखिए तो आपको हर जगह यही लिखा हुआ साइन दिखेगा रुपए के आगे। खैर, तो ये तो इसका इकोनॉमी हुआ। अब इसने कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी किए। क्या किया, कंस्ट्रक्शन वर्क। तो लिखिएगा, शेरशाह also built some important रोड्स। इसके द्वारा बनाए गए रोड्स आज भी मौजूद हैं। शेरशाह सूरी के द्वारा बनाए गए रोड्स आज भी मौजूद हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 4 लिखिए, 4 इम्पोर्टेंट हाईवेज। 4 इम्पोर्टेंट हाईवे जो शेरशाह सूरी के टाइम पर बने और आज भी कहीं ना कहीं वो आपको दिखेगा। तो पहला, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सोनारगांव टू सिंध, यानी ये स्टार्टिंग और एंड, तो कहाँ से कहाँ, सोनारगांव से सिंध तक। सोनारगांव कहाँ है, बंगाल का एरिया, और सिंध कहाँ, पाकिस्तान तक। तो इसी को कहा जाता है द ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या कहा जाता है, द ग्रैंड ट्रंक रोड, इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो इसने बंगाल से लेके सिंध तक क्या बनवाया था, रोड बनवाया था। क्यों, ताकि व्यापारी आराम से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकें, सुरक्षित, और कम्युनिकेशन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो सके, जिससे इकोनॉमी अच्छी बढ़े। एक तरह से इसने क्या दिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया। हाँ, तो लिखिएगा, सोनारगांव लिखिए, दी ग्रैंड ट्रंक रोड, कहाँ से कहाँ, सोनारगांव से सिंध के बीच में। सेकंड,
सेकंड रोड लिखिए, कहाँ से कहाँ तक बनवाया? आगरा टू बुरहानपुर। थर्ड जो रोड है वो है जोधपुर टू चित्तौड़। और फोर्थ है लाहौर टू मुल्तान। तो ये तीन तो आपको राज्य में दिखे, जैसे आगरा टू बुरहानपुर, तो ये आपको कहाँ दिखेगा? ये उत्तर प्रदेश वाला और मध्य प्रदेश का एरिया। जोधपुर टू चित्तौड़ राजस्थान में, लाहौर टू मुल्तान तो आज के दिन में वो पाकिस्तान हो गया। लेकिन ग्रैंड ट्रंक रोड तो आपको कहाँ? बंगाल से सिंध पूरा ईस्ट टू वेस्ट आपको दिख जाएगा। तो ये क्या है? इस वजह से ये रोड ज़्यादा फेमस है। कौन सी? ग्रैंड ट्रंक रोड ज़्यादा फेमस है और इसका ज़्यादा नाम लिया जाता है। ठीक है। फोर्थ है लाहौर टू मुल्तान। अच्छा, एक पॉइंट यहीं पर ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, ये इन रोड्स के लिए नहीं है, ये एक अलग रोड है। लिखिएगा, ही रीस्टोर्ड, लिखिए, ही रीस्टोर्ड द उत्तरापथ, he restored the Uttarapath which connected या which connected तमरा लिप्ति बंगाल, तमरालिप्ति TAMRALIPTI, तमरालिप्ति बंगाल टू पुरुषपुर, पेशावर, यानी कि ये बंगाल से पेशावर के लिए एक रोड थी उत्तरापथ। ये अशोक के टाइम पर बनी थी, तो इसका इसने क्या किया? जीर्णोद्धार करवा दिया, रिस्टोर करवाया, तमरालिप्ति से पुरुषपुर पेशावर तक। तो इसका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं होता है ये रिस्टोरेशन उत्तरापथ का। लेकिन ग्रैंड ट्रंक रोड और ये तीन जो कहाँ, आगरा टू बुरहानपुर, जोधपुर टू चित्तौड़ और लाहौर टू मुल्तान, ये आपको याद रखने हैं। ये 4 इम्पॉर्टेंट हाईवे जो शेर शाह सूरी के टाइम पर बनाए गए। और उत्तरापथ का इसने क्या किया? रिस्टोरेशन करवाया, यानी कि उसको फिर से जीवित करवाया। अशोक के टाइम का था, शासकों ने नहीं ध्यान दिया, धीरे धीरे वो रोड टूटती गई, खराब होती गई, लोगों ने वहाँ पर ट्रैवलिंग बंद कर दिया। तो कुछ हिस्से यूज में थे, कुछ हिस्से नहीं यूज में थे, तो फिर से इसने सबको जोड़कर उसको ठीक ठाक कराने की कोशिश की। तो इस तरह से इसने 4 इम्पॉर्टेंट रोड्स कंस्ट्रक्ट करवाए। साथ में रोड्स कंस्ट्रक्शन के साथ इसने कुछ और भी काम कराए इन रोड्स पर, तो उसको अब हम लोग लिखते हैं। चलिए, तो अब उसके आगे लिखिएगा, ही बिल्ड्स सरायज, रेस्ट हाउस। सराय मीन्स रेस्ट हाउस। जैसे आपने सुना होगा मुगल सराय, नाम सुना ना, मुगल सराय। तो वो सराय क्या था? वो एक रेस्ट हाउस था। जैसे बहुत लंबी सफ़र कर रहे हैं तो पहले सफ़र का तरीका क्या था? पैदल, घोड़े, बैलगाड़ी, यही सब हुआ करता था। तो इस वजह से ये क्या करता था कि यात्रियों के रुकने के लिए, कि कुछ दूरी पर वो ट्रैवलिंग करके फिर अपने हॉर्सेस को, अपने बैल जो ऑक्स, अपने बुलक कार्ट में लेकर चल रहे हैं, और खुद भी या जो उनके साथ पैदल उनके लोग चल रहे हैं, वो लोग भी कुछ दूरी पर चलने के बाद थोड़ा आराम कर लें, वहाँ पानी वगैरह पी लें, या कुछ रात हो गई हो तो रात में
खुले आसमान में या ऐसे जंगल में ना रहे जहाँ शिकारी या लुटेरों की दिक्कत हो, तो उसके लिए क्या किया, सराय बनाया। सराय पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। ठीक है, ये सब क्या होता था, ये सब सरकार यानी सुल्तान की तरफ से व्यापारियों को सुविधा दी गई, इंफ्रास्ट्रक्चरल, साथ में प्रोटेक्शन भी। ठीक है, तो ही बिल्ड सराय, रेस्ट हाउसेज, रेस्ट हाउसेज एट द डिस्टेंस ऑफ एवरी 2 कोस, हर 2 कोस के पर एक सराय, यानी एक सराय यहाँ बन गई तो यहाँ से यहाँ तक जब 2 कोस चलेंगे तो फिर आपको एक सराय और मिलेगी। 2 सराय के बीच में 2 कोस का मतलब। अब इस 2 कोस को अगर आप मॉडर्न टाइम में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 2 कोस का मतलब 8 किलोमीटर। हर 8 किलोमीटर पर एक सराय वो क्या किया, बनवाया। साथ में उसने क्या किया, पेड़ क्या कहते हैं, हाईवे यानी कि रोड्स जो बनवाए, उन रोड्स के किनारे उसने पेड़ लगवाए ताकि लोगों को छाया मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा दीज सरायज वेयर फोर्टिफाइड। ठीक है, यानी कि उनके ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही खुला स्पेस कर दिया, चारों तरफ बाउंड्री वॉल बना दी, कुछ कमरे बना दिए और वहां पर वॉचमैन रख दिया। यानी कि लिखिए एवरी सराय हैड सेवरल वॉचमैन। ठीक है, तो वो वॉचमैन क्या कर रहा है, उनको तो एक वॉचमैन नहीं है, एक तरह से सैनिक रखे गए। वो सैनिक क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। किनसे, जो लुटेरे होते थे, जो चोर होते थे, जंगली जानवर से भी। अब चारों तरफ फोर्टिफिकेशन होता, जंगली जानवर से तो डायरेक्ट बच गए, और सैनिक वहां रख दिए गए तो चोर लुटेरों से बच गए। तो इससे जब सिक्योरिटी मिली किसको, अरे व्यापारियों को जब सिक्योरिटी मिली तो वो अब यहाँ व्यापार करने में अपने आप को सेफ महसूस करेंगे, तो व्यापार बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए हाँ, और अच्छा, हाँ, एक और पॉइंट लिखिएगा हाँ, लिखिएगा दीज सराइज, लिखिए दीज, या दीज नहीं, लिखिए सेवरल सराइज were also used as several sarais were also used as stages for the न्यूज सर्विस, या इसको क्या कर ले सकते हैं, डाक चौकी। डाक चौकी, न्यूज सर्विस या डाक चौकी। डाक चौकी याद है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर अपने क्या कहते हैं, जासूसों के लिए वो डाक चौकी वगैरह का की व्यवस्था किया था। तो इसने सराय बनवाए, तो अलग से डाक चौकी क्यों बनवाना, इन्हीं सरायों में से कुछ कुछ को डाक चौकी के रूप में रिकॉग्नाइज कर दिया गया, और इनके जो बरीद या जो
जासूस होते थे उसका यूज करके मैसेजेज वगैरह सुल्तान तक पहुंचा दिया करते। तो डाक चौकी दोनों तरह से काम कर रही है सराय। एक तो किस रूप में, व्यापारियों को आराम और सुरक्षा देने का भी काम कर रही है, और साथ में डाक चौकी के रूप में भी काम कर रही है। और आगे चल के बहुत से डाक सराय को क्या किया गया, टाउन में भी बदल दिया गया, मार्केट टाउन में। जैसे वहां पर भीड़ ज़्यादा हो गई, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, तो धीरे धीरे उनको वो मार्केट टाउन में भी डेवलप हो गए। ठीक है, तो वो सब तो खैर टाइम के साथ वो चीज़ें बदलती चली गई। समझ में आ रहा है ना कि डाक चौकी, ये सराय, इसने पेड़ लगवाए रोड्स के साइड में, क्यों, ताकि व्यापारी छाया में ट्रैवलिंग करें, उससे वो लंबे दूरी तक ट्रैवलिंग कर पाएंगे एक बार में। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। हाँ लिखिएगा, लिखिए ऐसे लिखिए, फॉर टू प्रमोट, लिखिए टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स in his empire, goods paid custom duty only at two places, मात्र दो जगह कस्टम ड्यूटी देंगे। कहाँ पर, गुड्स प्रोड्यूस्ड इन बंगाल और इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड पेड कस्टम ड्यूटी एट द बॉर्डर ऑफ बंगाल एंड बिहार एट सिकरीगली। ये जगह, एक जगह, एट द बॉर्डर ऑफ बंगाल एंड बिहार एट सिकरीगली, तो ये जगह है, बस वहीं पर आप कस्टम ड्यूटी दे दो और फिर पूरे राज्य में आप घूमो। ये नहीं कि आप एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस या एक सरकार से दूसरे सरकार जा रहे हो या एक परगना से दूसरे परगना जा रहे हो, तो आपको हर सरकार के चेंज होने पर आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। नहीं, आपने एक बार शेर शाह सूरी के अंपायर में एंट्री किया और एंट्री करके आप जब कहाँ आ गए, बंगाल और बिहार के बॉर्डर पर आए, कहाँ पर, सिकरीगली में, केवल उस प्लेस पर एक बार आपको कस्टम ड्यूटी पेड करनी है और उसके बाद आप पूरे शेर सूर अंपायर में आप अपने सामान को कहीं भी ले जाकर अब आप बेचिए। सरकार चेंज होने पर या यूं कहें कि प्रोविंस चेंज होने पर फिर आपको बार बार कस्टम ड्यूटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो हो गया ईस्ट साइड का, लेकिन कुछ सामान वेस्ट साइड से भी तो आ रहा होगा, तो उसके लिए भी एक जगह है, तो लिखिएगा एंड गुड्स कमिंग फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया पेड कस्टम्स ड्यूटी एट द इंडस, यानी कि जब इंडस रिवर को पार करते थे तो वहां पर
चौकियाँ होती थी, सराय होते थे, वहाँ पर अपना सामान चेक करिए और क्या कीजिए, कस्टम ड्यूटी देकर फिर आप पूरे सूर अंपायर में आप क्या करोगे, सामान अपना बेचोगे। अब देखिए, जो सामान वेस्ट से आ रहा है वो तो बाई लैंड आ रहा है, और जो बंगाल से आ रहा है वो तो बाई सी आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत से सामान जो आ रहे थे वो तो उस वक्त 1498 में वास्को डी गामा आया था। तो वास्को डी गामा जब आ गया था 1498 में, और अभी कितना हो रहा है 1540, तो यानी कि फॉरेन से, यानी कि वेस्ट से, यूरोपियन नेशन से सामान आने शुरू हो गए थे भारत में, और यहाँ से सामान जाने भी शुरू हो गए थे। लेकिन वो क्या था, वो साउथ इंडिया का एरिया था, और साउथ इंडिया का एरिया सूर अंपायर के कंट्रोल में नहीं था, ये हमको मालूम है, क्योंकि सूर अंपायर क्या था, विंध्या रेंज के नॉर्थ तक ही था। विंध्या रेंज के साउथ में अभी सूर अंपायर नहीं आया था। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर बहमनी किंगडम के छोटे टुकड़े जैसे बेरार वगैरह थे, और देखा जाए तो विजयनगर अंपायर, ये सब हुआ करता था। तो उनके व्यापार किससे चल रहे थे, यूरोपियन नेशन से चल रहे थे बाई सी, और वहाँ पर घोड़े वगैरह की खरीद फरोख्त होती थी, और खास करके मसाले वगैरह की। लेकिन सूर अंपायर का व्यापार दो रास्ते से था, एक वाया लैंड जो वेस्ट साइड से आ रहा था, तो इंडस नदी के पार करते ही आपको क्या देना है, कस्टम ड्यूटी देना है, और जो बंगाल के रास्ते एंट्री हो रही है तो वहाँ पर आपको बंगाल और बिहार के बॉर्डर पर जो सिकरी गली है वहाँ पर आप कस्टम ड्यूटी, और फिर पूरे अंपायर में आप अपना सामान बेचते रहो। ये तरीका अपनाया था किसने, सूर अंपायर ने। इससे क्या होता था, व्यापारियों को बहुत फायदा होता था, और व्यापारियों को फायदा होने से अधिक से अधिक व्यापारी यहाँ पर आकर क्या करते थे, अपना सामान बेचते थे, और जिससे राज्य को अच्छा खासा रेवेन्यू प्राप्त होता था। यहाँ तक ये समझ में आए। नेक्स्ट अब इसके बारे में अब लिखते हैं हम लोग थोड़ा सा एक दो और, यानी कि 2-3 पॉइंट इसने मिलिट्री के बारे में थोड़ा सा 1-2 पॉइंट लिख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, तो उसी में हम लोग कंटिन्यू कर देंगे अदर वर्क्स में ही। अदर वर्क्स में लिख लीजिएगा, लिखिए शेरशाह रिवाइव्ड, शेरशाह रिवाइव्ड अलाउद्दीन्स चेहरा एंड दाग सिस्टम। अलाउद्दीन चेहरा एंड दाग सिस्टम, तो अलाउद्दीन ने चेहरा और दाग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था अपने टाइम पर। शेरशाह सूरी ने उसको और सिस्टमेटिक किया, उसमें और चीज़ें मतलब और अच्छे से किया, और वो बहुत अच्छा सिस्टम था, तो उससे अच्छी बात थी। लिखिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ही पर्सनली सुपरवाइज्ड रिक्रूटमेंट of soldiers and paid them directly। तो यही था कि मतलब दाग और चेहरा में तो रिक्रूटमेंट तो होते थे, लेकिन यहाँ पर कई बार ये खुद ही जाकर रिक्रूटमेंट में देखता था कि वाकई में सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट लिखिएगा, ही डिवाइडेड the army into सवार्स। सवार का मतलब जो जिस पे सवारी करता था, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, he maintained his personal royal force called खासा कल। खास कल, तो ये जो खास कल है ना, तो ये मत समझिए कि पूरी इसकी स्टैंडिंग आर्मी है, नहीं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने तो पूरी अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी बना रखी थी, इसने बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी तो नहीं बनाई थी, लेकिन कुछ सैनिकों की, यानी कि 200, 500, 1000, 10,000 सैनिकों की अपनी एक पर्सनल आर्मी इसके पास होती थी, और उसको एक खास कल कहा जाता था। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, he placed considerable emphasis on जस्टिस को लेकर ये काफ़ी सतर्क रहता था, यानी सबके साथ न्याय हो। और तो और अगर कोई मतलब किसी के ऊपर अत्याचार करता हुआ मिल गया तो उसको हार्श सजा भी देता था। देखिए, ही प्लेस कंसिडरेबल एम्फेसिस ऑन जस्टिस एंड आफ्टर हिम हिज सन, कौन? इस्लाम शाह। हिज सन इस्लाम शाह took a big step towards dispensation of justice as he codified the laws। तो आज हम लोग जो लॉज का कोडिफिकेशन देखते हैं ना, वो शुरुआत कहाँ से हुई थी? शेर शाह सूरी के बाद इस्लाम शाह के टाइम से लॉज का कोडिफिकेशन स्टार्ट हो गया था, या उससे पहले भी होता था, तो वो मनुस्मृतियों के रूप में हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से हमने सूर अंपायर को देखा। तो सूर अंपायर में जो बेसिक है वो सिर्फ और सिर्फ शेरशाह सूरी ही है मेन। शेरशाह सूरी ने कैसे राज किया, शेरशाह सूरी ने कैसे हुमायूं को हराकर इंडिया से बाहर किया, शेरशाह सूरी ने कैसे क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं और प्रोविंशियल लेवल पे देखते हैं, सरकार, परगना, ये सब देखते हैं। शेरशाह सूरी ने कैसे अपने रेवेन्यू को मजबूत किया, इसमें 3 तरह के क्वाइंस देखते हैं, दाम यानी कि कॉपर के क्वाइन, रुपया यानी कि सिल्वर का क्वाइन, और असरफी या मुहर जिसको कहते हैं गोल्ड का क्वाइन। कैसे इसने कंस्ट्रक्शन किए, इसमें ग्रैंड ट्रंक रोड के रूप में देखते हैं जो सोनार गांव से सिंध के बीच में है, आगरा से बुरहानपुर के बीच में हाईवे है, फिर जोधपुर से चित्तौड़ और लाहौर से मुल्तान के बीच में। कैसे इसने अपने व्यापारियों को सुरक्षा और सहूलियत देने के लिए क्या किया, सराय बनाए हर 2 कोस पर, यानी कि हर 8 किलोमीटर पर। कैसे इसने कस्टम ड्यूटी को एक बार ही लेना की स्टार्टिंग की, अगर ईस्ट से एंट्री हो रही है तो बिहार बंगाल बॉर्डर पर एक बार आप कस्टम ड्यूटी दे दीजिए, अगर आप वेस्ट साइड से एंट्री कर रहे हैं तो आप इंडस नदी को पार करते ही जो पॉइंट है वहां पर आप कस्टम ड्यूटी दे दीजिए। बाकी इसने थोड़े बहुत आर्मी वगैरह में तो चीज़ें जो थी, दाग चेहरा सिस्टम वही चला रहा था, बाकी अपनी इसकी खुद की एक पर्सनल आर्मी थी जिसको खास कल कहा जाता था, और जस्टिस को लेकर ये थोड़ा सा अच्छा सेंसिटिव राजा था। बाकी पीजेंट्स वगैरह को भी इसने काफ़ी सहूलियत दी, जिसमें हमने देखा सब्सिडी देना, बाकी उनको टैक्सेशन को बहुत ज़्यादा नहीं करना,
जब्ती सिस्टम में हमने देखा कैसे कबूलियतनामा, कैसे पट्टा, कैसे कानून गो वगैरह ऑफिसर्स वगैरह की नियुक्ति, ये सारा व्यवस्था हमने देखा। और यही है क्या, शेरशाह सूरी के बारे में पूरा पढ़ना। और इसी को हम देखते हैं कि यहाँ से जब अकबर आएगा तो अकबर भी इसकी बहुत सी चीज़ों को अपनाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का शेरशाह सूरी का द एंड होता है सूर अंपायर का, और इसके बाद हम पहुँच जाते हैं अकबर के पास। ठीक है, तो यहाँ अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक अकबर पर।